नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के एवापोरेटेड टॉपिक में से कुछ डेफिनेशंस आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, वो डेफिनेशंस हैं एवापोरेटर कैपेसिटी, एवापोरेटर इकोनॉमी एंड पीपीआर। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, आज हम जानते हैं ये क्या होती है। सबसे पहले हम एवापोरेटर कैपेसिटी और एवापोरेटर इकोनॉमी की बात करते हैं या स्टीम इकोनॉमी की बात करते हैं। यह दोनों एवापोरेटर की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए पैरामीटर्स हैं। यह दोनों की दोनों क्वांटिटीज क्या हैं? ठीक है, पैरामीटर्स हैं जो एवापोरेटर की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, अब एवापोरेटर की परफॉर्मेंस का मतलब वो कितनी अच्छी तरीके से, कितनी तेजी से वर्क कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एवापोरेटर कैपेसिटी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो जब भी कैपेसिटी वर्ड का यूज होता है तब हमें, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी को डिफाइन करना है उस चीज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, एवापोरेशन मैंने बताया था, एवापोरेशन वह यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें, ठीक है, वीक सॉल्यूशन को थिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, बाय रिमूविंग ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फॉर्म। ठीक है, वेपर फॉर्म में सॉल्वेंट को रिमूव करके, वेपर फॉर्म में सॉल्वेंट को रिमूव करके मैंने एक फीड मिक्सचर F दिया, F kg फीड मिक्सचर दिया। ठीक है, जिसमें सॉलिड की कंपोजिशन X% थी। ठीक है, और उसमें B kg, ठीक है, पर आवर, ठीक है, निकल गया और P kg पर आवर थिक लिक्विड प्राप्त हुआ। इसमें सॉलिड की कंसंट्रेशन, ठीक है, y ग्रेटर देन x। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये है हमारा एक एवापोरेटर सिस्टम है। ठीक है, इसमें मैंने F के G पर आवर फीड मिक्सचर फीड किया जिसमें X% सॉलिड था और उसे जब हीट दिया तो हीट देने पर, ठीक है, इस फीड मिक्सचर में प्रेजेंट सॉल्वेंट का B पार्ट, ठीक है, kg पर आवर रिमूव हुआ और हमें P kg पर आवर थिक लिक्विड प्राप्त हुआ। ठीक है, हमें क्या करना है? कैपेसिटी निकालनी है एवापोरेटर। हम ये भी कह सकते हैं कि इस एवापोरेटर सिस्टम की कैपेसिटी F kg पर आवर है। मतलब ये एवापोरेटर सिस्टम F kg पर आवर, ठीक है, फीड मिक्सचर को ट्रीट करता है। ये भी इसकी कैपेसिटी है और ये भी कह सकते हैं कि ये P kg पर आवर प्रोडक्ट थिक लिक्विड देता है। ठीक है, ये इस प्रोडक्ट की टर्म्स में कैपेसिटी है। ठीक है, और एवापोरेटर की कैपेसिटी ये वेपर की टर्म्स में है, वेपर जनरेशन की टर्म्स में है, B kg पर आवर। ठीक है, मोस्टली एवापोरेटर की कैपेसिटी, ठीक है, वेपर्स की टर्म्स में डिफाइन की जाती है, वेपर्स की टर्म्स में डिफाइन की जाती है। और जब भी हम करेंगे तो किस टर्म्स में करेंगे? मोस्टली वेपर्स की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसकी एवापोरेटर कैपेसिटी क्या हो जाएगी?
पर आवर, मतलब 1 घंटे में यह 20 केजी पेपर जनरेट करता है, इसकी ये कैपेसिटी है। ठीक है, अब कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, हीट के अमाउंट पर करती है, हीट के अमाउंट पर करती है, और जो हमारा फीड सॉल्यूशन है उसके अमाउंट पर करती है कि वो कितने केजी हीट प्रोड्यूस या वेपर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब हमने कितनी हीट दी और उसने कितनी वेपर्स जनरेट की। ठीक है, जब यहां से हम ज्यादा अमाउंट में हीट देंगे तो यहां ज्यादा अमाउंट में वेपर जनरेट होगी और इसकी एवापोरेटर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ाने पर भी, ठीक है, हमारी हीट कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गई हमारी एवापोरेटर कैपेसिटी। ठीक है, अब आया हमारा एवापोरेटर इकोनॉमी या स्टीम इकोनॉमी, स्टीम इकोनॉमी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टॉपिक पूछा था, स्टीम इकोनॉमी और या एवापोरेटर इकोनॉमी क्या होती है। स्टीम इकोनॉमी को हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि स्टीम फीड, स्टीम इन एवापोरेटर। ठीक है, और ये नीचे और जनरेटेड वाटर वेपर इन केजी और इन केजी। ठीक है, ये होता क्या है कि एवापोरेटर में 1 केजी स्टीम देने पर वह सॉल्वेंट की कितनी वाटर वेपर, ठीक है, प्रोड्यूस करती है। मतलब 1 केजी स्टीम के द्वारा एवापोरेटर में प्रेजेंट जो सॉल्यूशन है उससे कितना सॉल्वेंट वेपराइज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये होता है जनरेटेड वाटर वेपर, ठीक है, इन केजी फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, फीड स्टीम इन एवापोरेटर। ठीक है, जितना अमाउंट हम फीड कर रहे हैं किसमें, ठीक है, एवापोरेटर में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 होती है, किसके लिए, फॉर सिंगल इफेक्ट एवापोरेटर, सिंगल इफेक्ट एवापोरेटर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा सिंगल इफेक्ट एवापोरेटर के लिए क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, इस तरीके से मान लो अगर मैं इसको 1 केजी स्टीम दूंगा तो इससे कभी भी 1 केजी वेपर प्रोड्यूस नहीं होंगी। 1 केजी स्टीम के द्वारा 1 से नीचे ही वेपर जनरेट की जा सकती है सॉल्यूशन से। ठीक है, हमेशा ही स्टीम इकोनॉमी की वैल्यू, ठीक है, जो रहती है सिंगल इफेक्ट एवापोरेटर के लिए, ठीक है, 0.8 के आसपास रहती है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाती है। ठीक है, मोस्टली इसकी वैल्यू हम लेस देन 1 मानते हैं। ठीक है, स्टीम इकोनॉमी को 2
प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। एक यूज ऑफ मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर सिस्टम, ठीक है। नंबर 2 थर्मल रिकम्प्रेशन, ठीक है। मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेशन सिस्टम में क्या होता है, जो हीट या स्टीम है उसको रीयूज किया जाता है। रीयूज कैसे करते हैं, रीयूज करने के लिए हम मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे एक एवापोरेटर ये है, ठीक है, दूसरा एवापोरेटर ये है और तीसरा एवापोरेटर ये है, ठीक है। इसमें हीट डाली, ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन फिल होगा तो इससे जो वेपर्स बनेंगी वो वेपर्स इसमें फीड कर दी तो इसमें सॉल्यूशन होगा, इससे जो वेपर्स बनेंगी इसमें फीड कर दी और जो इसमें सॉल्यूशन होगा उससे वेपर्स बनेंगी वो अगले। मतलब हम क्या करते रहते हैं पहले, ठीक है, फर्स्ट एवापोरेटर सिस्टम में हम स्टीम को फीड करेंगे, फर्स्ट से जो वेपर प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, वो सेकंड के लिए स्टीम का वर्क करेंगी, ठीक है, सेकंड से जो वेपर प्रोड्यूस होंगी वो थर्ड के लिए, ठीक है, स्टीम का वर्क करेंगी। इसी तरीके से, ठीक है, आगे चलता रहता है, ठीक है। इसे कहते हैं मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर सिस्टम। अगर हम मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर सिस्टम को यूज करें तो स्टीम इकोनॉमी इंक्रीज की जा सकती है। नंबर 2 थर्मल रिकम्प्रेशन, ठीक है। हम जो हमारी स्टीम है या वेपर्स हैं उनको हम क्या करें, थर्मली रिकम्प्रेस करें, जिसके कारण उनका, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और उनकी सेंसिबल हीट बढ़ जाती है, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का एक्सचेंज करती है तो हमारी स्टीम इकोनॉमी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बीपीआर, ठीक है। बीपीआर की फुल फॉर्म बॉइलिंग पॉइंट राइज, या इसे बीपीई भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट राइज या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता क्या है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या वाटर, ठीक है, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट राइज या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। मतलब अगर हम एक सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, में से, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को घटा दें तो जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट राइज कहेंगे। जैसे प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है। अगर इसमें मैं 2 चम्मच चीनी मिला दूं, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 हो गया, तो 110 माइनस 100 का जो डिफरेंस होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बीपीआर होगा, बॉइलिंग पॉइंट राइज होगा। बॉइलिंग पॉइंट राइज की वैल्यू हमेशा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए अधिक होती है, जो गाढ़े सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए अधिक होती है, और जो वीक सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए इसकी वैल्यू कम होती है। इसी के साथ एक आता है इसमें ड्यूरिंग लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रत्येक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसके प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन होता है मतलब पाई बराबर एम एक्स प्लस सी को डिनोट करता है बाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर एम इंटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या वाटर,
ठीक है, इसका फंक्शन होगा। मतलब हमेशा जो भी सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर सॉल्वेंट जिसमें बनाएंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट का लीनियर फंक्शन होगा। अगर NaOH के लिए हम ग्राफ खींचे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ जाएगा। Boiling point of pure water, boiling point of NaOH solution। ठीक है, जब NaOH जो हमारा वाटर है वो 0% है या NaOH 0% है तो वाटर प्योर होगा, तो स्ट्रेट लाइन है। इसी तरीके से 10% डालने पर भी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है 20%। इसी तरीके से, ठीक है, जितना हम डिजॉल्व करते जाएंगे हर एक कंडीशन के लिए हमें जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का लीनियर फंक्शन होता है। यही ड्यूरिंग लॉ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।